जय हिंद दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साइंस क्रैश कोर्स प्लस पीवाईक्यू सीरीज का आज मैं आपके लिए 8वां लेक्चर लेकर आई हूँ और इस लेक्चर में हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो दो टॉपिक कौन कौन से हैं? पहला तो है विद्युत धारा या जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जाना जाता है और दूसरा है चालकता जिसे कंडक्टिविटी के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर या विद्युत शक्ति जिसे कहते हैं वो होती क्या है। तो विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर विद्युत परिपथ में कार्य किया जाता है या ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है। सरल शब्दों में कहें तो यह एक माप है कि एक समय अवधि में कितनी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप जो घरों में देखते हैं कि हमारी बिजली की सप्लाई होती है तो किस रेट से वो सप्लाई हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत शक्ति बोलते हैं। विद्युत की दर को विद्युत शक्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा देखिए, दो फॉर्मूले होते हैं विद्युत शक्ति से रिलेटेड। एक तो होता है P इक्वल्स टू V इंटू आई, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है V इक्वल्स टू आई इंटू आर, जहां पर P क्या है? पावर यानी कि शक्ति, V है वोल्टेज और I है, वोल्टेज को हिंदी में विभव के नाम से जाना जाता है, I है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर I रखेंगे तो ये I, ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई। तो आप क्या देखेंगे, इस तरह से हमें एक रिजल्ट मिलेगा P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन आर, या P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के। इसका मतलब है कि जब R का मतलब रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टेंस कम होगा तो पावर ज्यादा होगी। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा, जितना कम प्रतिरोध उतनी ज्यादा विद्युत शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है बिजली खपत या माप। तो आपके घरों में जो मीटर हमारे घरों में लगा रहता है उसमें जो हम बिजली का बिल पे करते हैं वो किस में पे करते हैं? यूनिट में पे करते हैं। और यूनिट किसके बराबर होती है? यूनिट बराबर होती है 1 किलोवाट घंटा के बराबर। ठीक है, तो हमने लेक्चर 1 में देखा था कि शक्ति की यूनिट क्या होती है? शक्ति की यूनिट होती है वाट, या जिसे क्या बोलते हैं? जूल पर सेकेंड भी बोलते हैं। ठीक है, वाट का दूसरा नाम होता है जूल पर सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड, अगर हम 1 किलोवाट को चेंज करेंगे जूल पर सेकेंड में तो कितना बन जाएगा? किलो की जगह क्या लिख देंगे? 1000 लिख देंगे और वाट की जगह लिख देंगे जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो 1 किलोवाट बराबर हो जाएगा 1000 जूल पर सेकेंड के। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, 1 किलोवाट घंटा का क्या मान होता है? तो 1 किलोवाट घंटा, तो पहले तो 1 किलो को कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 जूल पर सेकेंड हो जाएगा, और घंटा को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3600 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, या इसे 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर हमारा जूल में पूछ रहा है क्योंकि यहाँ पर सारे ऑप्शन जो है वो जूल में है। तो आंसर क्या हमारा हो गया? ए। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। क्लियर है? आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है, प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई होगी। इकाई का मतलब यूनिट कितनी कंजम्पशन होगी। ठीक है, तो यूनिट हमने देखा था, एक यूनिट किसके इक्वल होती है? 1 किलोवाट घंटा के इक्वल होती है। ठीक है, तो अब जो भी चीजें दे रखी है इसको किलोवाट घंटा में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 100 वाट दे रखा है, 4 घंटे दे रखा है। ठीक है, तो 100 वाट को 4 घंटे से हमने मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया? 100 इंटू 4 मतलब 400 वाट आवर आ गया। ठीक है, और हमें यूनिट के लिए क्या करना होता है? किलोवाट आवर चाहिए। तो अब 400 वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.4 किलोवाट आवर आ जाएगा। ठीक है, तो यूनिट कितनी हो जाएगी? 0.4 यूनिट हो जाएगी, क्योंकि 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है? 1 यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो गया इसका डी, 0.4 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट है, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्च होगी। तो फिर से वही हमें किलोवाट घंटे में कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है, तो 100 वाट का एक बल्ब है और 5 बल्ब है और उन्हें 20 घंटे तक जलाया जा रहा है। ठीक है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 10,000 वाट आवर में ये मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। उसके बाद हमें किलोवाट में चाहिए तो वाट को किलोवाट में करेंगे तो 1000 वाट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 10 किलोवाट आवर आ जाएगा, और इसका मतलब किलोवाट आवर का मतलब यूनिट। ठीक है, तो 10 यूनिट खर्च होंगी अगर हम एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक फार्मूला है। ठीक है, पहले भी हमने देखा था स्लाइड में। पावर इक्वल टू क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट होता है। ठीक है, और V इक्वल टू आई इंटू आर, आर का मतलब रेजिस्टेंस। तो देखिए, रेजिस्टेंस जितना कम होगा
उतनी पावर बढ़ेगी। तो आप देखिए ये फोटो लगी होंगी, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए मतलब कुछ ट्रिक के लिए लगाई हैं। होता क्या है, जब घरों में ना जिस बच्चों के साथ रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, मतलब दिक्कतें जिन घरों में ज़्यादा होती हैं, उनमें क्या होता है, यूजुअली बच्चों की जो शक्ति है, ग्रोथ करने की शक्ति है, ठीक है, सक्सेस रेट जो है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है, बजाय उन घरों के जिनमें उनको प्रतिरोध ना के बराबर मिलता है। प्रतिरोध नगण्य होता है, मतलब सपोर्ट मिलता है, सपोर्टिव फैमिली है तो सक्सेस रेट हाई, ठीक है, उनकी पावर हाई बच्चों की। और अगर प्रतिरोध उनका ज्यादा हो गया तो फिर उनकी पावर लेसर हो जाती है। आप इस तरह से ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, ठीक है, कि प्रतिरोध के बढ़ने से शक्ति कम होती है, ठीक है। अब देखिए विद्युत शक्ति जो हमारे सर्किट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो श्रेणी या इस तरह से सीरीज सर्किट होते हैं, ठीक है, और दूसरे होते हैं पैरेलल सर्किट, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल में इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं। ये देखिए दो जा रहे हैं ना, ये पोटेंशियल पॉइंट है, ये अब अलग अलग पैरेलल उसमें पैरेलल ऑर्डर में लगे हुए रहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि विद्युत शक्ति जो श्रेणी में होती है, सीरीज सर्किट में होती है, वो कितनी हो गई, पी सीरीज वाली तो हो गई v²/2r, इसका मतलब हो गया 1/2 v²/r, ठीक है। और जो p समानांतर मतलब पैरेलल वाली हो गई, पैरेलल वाली हो गई, वो कितनी हो गई, वो हो गई 2v²/r, इसका मतलब है 2 × v²/r। तो आप खुद ही देख लीजिए कि ps तो है हाफ v²/r, ठीक है, और p पैरेलल में लगाएंगे तो 2v²/r। तो किसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ गई, पैरेलल वाले की शक्ति जो है वो सीरीज वाले की शक्ति से ज्यादा रहती है, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। पैरेलल में अगर हम लगाएंगे तो शक्ति ज्यादा है बजाय सीरीज में लगाने के, क्लियर है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट है, एक मकान में दो बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो हमने देखा था कौन सी किसकी पावर ज्यादा होगी, जिसमें प्रतिरोध कम होगा, ठीक है, उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी, उसकी पावर ज्यादा होगी। तो यही इसका आंसर है, आंसर है इसका डी। कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से वो प्रकाश मतलब पर्टिकुलर अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, ठीक है, और जिसमें कम रेजिस्टेंस होता है उसका प्रकाश क्षमता ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी, बताइए। अभी हमने देखा v²/r में, ठीक है, 2v²/r किस में था, अगर हम उसको पैरेलल में जोड़ेंगे, समानांतर में जोड़ेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर 2, आंसर हो गया बी, ठीक है, दो में अधिक मिलेगी, सीरीज में हाफ मिलेगी और उसमें डबल मिल जाएगी, तो आंसर इसका हो गया बी, इन केस 2 मोर। फिर दो इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं अप्लायंस आते हैं, एक तो है डायनामो और दूसरा है इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करते हैं, ये याद रखिएगा। डायनामो का मतलब जो हम घरों में या शादी के टाइम पे आपने देखे होंगे जनरेटर खड़े रहते हैं, वो डायनामो होते हैं। वो क्या करते हैं, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, बिजली बना देते हैं ना जनरेटर, तो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये दोनों ही यूज करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक मोटर का क्या काम होता है, इलेक्ट्रिक मोटर जैसे पानी भरने के लिए हम घरों में लगा के रखते हैं, तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, वो बिजली से चलती है और यांत्रिक ऊर्जा में, टंकी में पानी चढ़ा देती है ना ऊपर, तो यांत्रिक ऊर्जा में। तो डायनामो ने तो क्या किया, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया, और इलेक्ट्रिक मोटर ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क है, रिवर्स वर्क है इन दोनों का, ये याद रखिएगा आप। क्वेश्चन देख लेते हैं, डायनामो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं, वह वास्तव में क्या होता है, ऊर्जा का परिवर्तक होता है वो, ठीक है, कन्वर्टर ऑफ एनर्जी। क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो आयंस के स्रोत के रूप में कार्य करता है, नहीं इलेक्ट्रिक चार्ज के, नहीं इलेक्ट्रॉन का स्रोत, नहीं, गलत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है, तो कौन सी है, दोनों ही थी, ठीक है, डायनेमो और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्तियां हैं, ये चीज आप याद रखिएगा। तो इसमें दो ऑप्शन है, डायनेमो भी था और विद्युत मोटर भी था, तो दोनों ही सही थे, तो ये एक तरह से विवादित क्वेश्चन के अंतर्गत आया था। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है, तो हमने अभी देखा कि इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है वो क्या होती है, विद्युत लेती है और पंप में पानी ऊपर टंकी में चढ़ा देती है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट कर रहा है, विद्युत मोटर कन्वर्ट कर रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मोटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि? तो कम वोल्टेज पर क्या होता है, वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। ठीक है, ये इसका रीजन है। इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेटिंग एट लो वोल्टेज टेंड टू बर्न आउट बिकॉज दे ड्रॉ मोर करंट विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। क्लियर है, आंसर इसका हो गया ए, अधिक विद्युत धारा खींचते जो वोल्टेज के वर्गमूल के, बाकी सभी गलत हो गए इसके। चलिए नेक्स्ट आता है बिजली का बल्ब। ठीक है, बल्ब में क्या क्या होता है, क्लियर पिक्चर नहीं है, ये इस तरह से बल्ब है ये। ठीक है, ये बिजली का बल्ब, तो इसमें ये जो इस तरह से फिलामेंट लगा रहता है, ठीक है, ये किसका बना हुआ रहता है, ये बना हुआ रहता है टंगस्टन का। ठीक है, डब्ल्यू का, टंगस्टन का जो साइंटिफिक नेम होता है वो डब्ल्यू से डिनोट करते हैं उसको। ठीक है, नीचे क्या होता है, मेटल का बेस होता है, ऊपर ग्लास का एक कवरिंग रहती है इसके ऊपर, बल्ब के ऊपर। ठीक है, अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट है अर्थिंग। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज है कि इसका फिलामेंट जो रहता है वो टंगस्टन का बना हुआ रहता है। ठीक है, और इसके अंदर आर्गन गैस भरी रहती है, ये भी याद करने वाली चीज है। ठीक है, इनर्ट गैस भरते हैं तो यूजुअली आर्गन इसके अंदर फिल रहती है। नेक्स्ट है अर्थिंग। अर्थिंग क्या होती है, अर्थिंग एक्चुअली देखिए जब आसमान में बिजली कड़कती है, ठीक है, तो वो कभी कभी क्या होती है, हमारे घरों पर गिर सकती है। ठीक है, तो अर्थिंग घरों में बिजली से बचाने के लिए, घरों को बिजली से बचाने के लिए क्या करते हैं कि ऊपर इस तरह की मेटल की रॉड लगा दी जाती है। ठीक है, तो अगर ऊपर से बिजली गिरी तो वो इस रॉड में, रॉड कैप्चर कर लेगी और इस रॉड को कहाँ कनेक्ट कर दिया जाता है, रॉड को कनेक्ट कर दिया जाता है, ये देखिए इस तरह से नीचे एक ग्राउंड से। ठीक है, तो अगर ऊपर से बिजली गिरती भी है ना तो वो ये रॉड कैप्चर करके कहाँ पहुंचा देती है, उसे जमीन में पहुंचा देती है, जिससे कि घरों को कोई क्षति नहीं पहुंचती। ठीक है, नो हार्म, घरों को कोई क्षति नहीं पहुंचती है। क्लियर है, तो ये होता है अर्थिंग का मेन काम। नेक्स्ट है 3 पिन प्लग। ठीक है, 3 पिन प्लग क्या होते हैं, 3 पिन प्लग होते हैं, इसमें से जो सबसे मोटा वाला पिन होता है वो होता है अर्थिंग का पिन। ठीक है, अर्थिंग का पिन, दूसरा होता है लाइव का पिन। ठीक है, और तीसरा न्यूट्रल का होता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा कि 3 पिन में जो मोटा वाला पिन होता है वो अर्थिंग का पिन होता है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है, तो अभी हमने देखा पिक्चर में कि तंतु किसका बना होता था, टंगस्टन का बना होता था। ठीक है, तो किसका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया डी, टंगस्टन का। ठीक है, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कथन तथा कारण दिए गए हैं, अध्ययन करके सही उत्तर नीचे दिए गए कूटों से चुनिए। कथन है तड़िक चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, तो सही है। तड़िक चालक जो हमने देखा कि ऊपर जो घरों के रॉड लगी रहती है उसको तड़िक चालक बोलते हैं, तो नष्ट होने से बचाते हैं। ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं, तो बिल्कुल दोनों ही सही है, और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो कहां से जोड़ना चाहिए लंबी पिन को, आधार सिरे से। ठीक है, ग्राउंड टर्मिनल से जोड़ना चाहिए, जिसे अर्थिंग भी बोलते हैं ना, तो ग्राउंड टर्मिनल से। क्लियर, लाइव और न्यूट्रल कौन से होंगे, बाकी के जो 2 ऑप्शन है सजीव सिरे और उदासीन, लाइव और न्यूट्रल, वो नीचे के जो 2 छोटे पिन रहते हैं वो वाले रहते हैं, एक एल रहता है एक एन रहता है। ठीक है, और एनी टर्मिनल गलत है, ग्राउंड टर्मिनल अर्थिंग से। फिर है क्वेश्चन, विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है, तो अर्थिंग क्या हमने देखा कि अर्थिंग का क्या क्यों उपयोग होता है, सुरक्षा के लिए। ठीक है, जिससे कि उसमें फॉल्ट ना आ जाए, तो फॉर सेफ्टी। ठीक है, जो हमने भवन वाला देखा था वो भी अर्थिंग का क्या कर रहा था, वो सुरक्षा के लिए अर्थिंग दी जा रही थी। ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्या होता है, अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्या होता है, जब देखिए एक चीज याद रखिएगा कि जब विभव में डिफरेंस होगा, ठीक है, तभी कोई करंट फ्लो होती है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। क्या होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में करंट का फ्लो होता है। ठीक है, अगर दोनों के तरफ का पोटेंशियल सेम रहेगा, विभव सेम रहेगा, तो फिर करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हवा कब चलती है, कि मतलब कोरिलेट ट्रिक के लिए बता रही हूँ कि कोरिलेट कैसे कर सकते हैं, हवा कब चलती है, जब उच्च दाब और निम्न दाब के क्षेत्र होते हैं। ठीक है,
तभी हवा फ्लो करती है। सिमिलर वेल में करंट कब फ्लो करती है, जब हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के क्षेत्र होते हैं तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। ठीक है, इस तरह से आप याद रख लीजिएगा। अब फ्यूज क्या होता है, देखिए फ्यूज होता है, कभी कभी क्या होता है घरों में बहुत हाई पावर बिजली की सप्लाई होने लगती है। ठीक है, उस केस में क्या होता है कि जैसी बिजली सप्लाई की आ रही है वैसी अगर हमारे घर के अंदर तारों में पहुंच गई तो हमारे अप्लायंस सारे जल सकते हैं, जैसे कि फ्रिज, टीवी वगैरह, पंखे, ये सब जल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, जो हमारा मेन मीटर होता है ना उसमें एक फ्यूज लगाया जाता है। उस फ्यूज का रोल ये रहता है कि यहाँ पर एक तार लगाया जाता है फ्यूज का। ठीक है, उसका यहाँ पे नहीं है तो शायद इधर लगाया जाता है। ठीक है, तो उसका रोल क्या रहता है कि जब हम क्या बोलते हैं, फ्यूज के अंदर जो तार रहता है वो क्या होता है, जैसे ही थोड़ी सी हीट बढ़ती है ना वो तार मेल्ट हो जाता है, गल जाता है, तो उसका गलनांक जो होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ते ही तार गल गया, तो उससे हुआ क्या कि बाकी का जो वो सप्लाई मेन मीटर से हमारे घरों के अंदर पहुंच रही थी वो कट हो गई। ठीक है, तो ज्यादा अगर वोल्टेज आता है उस केस में हमारे अप्लायंस जलने का, घरों के अंदर जो उपकरण रहते हैं उनका जलने का खतरा नहीं रहता। ठीक है, तो ये होता है फ्यूज का काम। तो फ्यूज क्या होता है, एक तरह से सेफ्टी वाल्व का वर्क करता है घरों में। नेक्स्ट है, आपस में जुड़ी दो क्वेश्चन है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगी यदि वे हों। कब नहीं प्रवाहित होगी, हमेशा प्रवाहित होने के लिए क्या चाहिए, समान उच्च विभव से निम्न विभव। ठीक है, तो क्या होगा, समान विभव पर प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, सेम पोटेंशियल पर नहीं प्रवाहित होगी, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। फिर क्वेश्चन है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है। तो अभी हमने देखा फ्यूज कट कर देता है, कब कट कर देता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई को जबकि वोल्टेज हाई हो जाता है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, उच्च प्रतिरोधक, निम्न गलनांक शक्ति और उच्च प्रतिरोधक शक्ति। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होता है फ्यूज का, ये चीज आप याद कर लीजिएगा। क्लियर। अब दो चीज आती हैं घरों में यूज होने वाली, एक तो है CFL। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है CFL का फुल फॉर्म, ठीक है, याद रखिएगा आप, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप CFL का फुल फॉर्म होता है। अच्छा, आपने देखा होगा कि बल्ब तो जो होता है वो ट्रांसपेरेंट रहता है कांच का, पर CFL या ट्यूबलाइट ये रहती है व्हाइट कलर की। ठीक है, तो ये व्हाइट कलर की क्यों रहती है, इस पर एक कोटिंग होती है, और वो कोटिंग किसकी होती है, कोटिंग रहती है वो फास्फोरस की। ठीक है, याद रखिएगा, ये फास्फोरस की कोटिंग रहती है CFL और जो रॉड रहती है उनके ऊपर। ठीक है, और इसके अंदर जो भरी रहती है वो भरी रहती है मरकरी वाष्प। ठीक है, मरकरी वेपर इनके अंदर भरी रहती है। क्लियर है, ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, CFL का पूर्ण रूप है, तो अभी हमने देखा कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है CFL का फुल फॉर्म। ठीक है, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो प्रकाश सजावट विज्ञापन के लिए कौन सी गैस यूज करते हैं, मतलब जो आपने होर्डिंग लगे हुए रहते हो, देखे होंगे ना रोड पर जो चमकते रहते हैं, वो वाली उसकी बात कर रहा है, जलने वाले होर्डिंग्स की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या रहता है, नियॉन गैस भरी रहती है। ठीक है, तो एक तरह से वो भी बल्ब का काम करती है ना, तो नियॉन इसका आंसर हो गया। ठीक है, इनर्ट गैस भरी जाती है, एक्चुअली CFL या जो बल्ब होते हैं उनमें इनर्ट गैस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली वस्तु है। द मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल इन एन इल्यूमिनेशन ट्यूब, तो कौन सी होती है, पारावाष्प। ठीक है, या तो मरकरी वेपर या आयरन हम उसमें फिल करते हैं, ये किसकी, ट्यूबलाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ट्यूबलाइट में भरी होती है, ट्यूबलाइट में क्या भरी होती है, अभी ऊपर भी हमने देख लिया। ठीक है, कम दाब पर आर्गन या पारे की वाष्प। ठीक है, तो इसमें भी दो ऑप्शन सही हो रहे थे, जैसे डायनामो उसमें था, डायनामो और विद्युत मोटर वाले क्वेश्चन में इसी तरह का विवादास्पद क्वेश्चन है ये, दोनों ही सही होंगे, आर्गन भी भरी जा सकती है और मरकरी की क्या बोलते हैं, मरकरी वेपर भी भरी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट ट्यूब, प्रदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। ऊपर भी यहाँ पर ये जो आ रहा था प्रदीप्ति नली। अच्छा ठीक है, चलिए
फ्लोरोसेंट ट्यूब प्रदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो अभी हमने देखा था फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी भरी गई थी, मरकरी या नियॉन, ठीक है, दोनों भरी जाती है, याद रखिएगा आप, मरकरी या नियॉन दोनों भरी जाती है। अच्छा, अब क्वेश्चन है, एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरोसेंट ट्यूब को अधिमान प्रिफर दिया जाता है क्योंकि, तो क्यों दिया जाता है? सीधे सीधी बात है कि बिजली का बल्ब ज्यादा बिजली खपत करता है और फ्लोरोसेंट लाइट कम बिजली खपत करता है, और लाइट फ्लोरोसेंट जो होती है वो बिजली के बल्ब के कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा देती है। तो देखिए, बिजली का बल्ब जो होता है वो 5% एनर्जी विद्युत ऊर्जा को ही प्रकाश में परिवर्तित करता है, लेकिन जो फ्लोरोसेंट लाइट होती है वो क्या करती है, वो 22% विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो इस तरह से एफिशिएंसी ज्यादा होती है और बिजली की खपत कम होती है, इसलिए उस पर हम फ्लोरोसेंट ट्यूब को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो आंसर इसमें से कोई नहीं हो गया, क्योंकि इसमें प्रकाश प्रसारित करने हेतु अधिक वायु सतह होती है, तो ये गलत है। वोल्टेज के उतार चढ़ाव का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता, ये भी गलत है। ट्यूब में इलेक्ट्रिकल ऊर्जा लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश में, तो पूर्ण रूप से नहीं होती, 22% ही होती है, ठीक है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो गया नन ऑफ दीज। क्लियर? अब देखिए, करंट दो तरह की होती है, एक तो एसी और दूसरी डीसी, ठीक है। जो विद्युत करंट हमने देखी थी ना, वो दो तरह की होती है, एसी को बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग और डीसी को बोलते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, और ट्रांसफार्मर, इस करंट पे बेसिस क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है। तो ट्रांसफार्मर भी दो तरह के होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, उपचयी और अपचयी, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, ठीक है। स्टेप अप क्या करता है, ये लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट कर देते हैं, और स्टेप डाउन क्या करते हैं, ये हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, एक तो स्टेप अप होते हैं, स्टेप अप का मतलब ऊपर, तो कम को ज्यादा कर दिया, और स्टेप डाउन का मतलब नीचे, तो ज्यादा को कम कर दिया, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, समान प्रकार की छोटी बूंदें V वोल्ट तक आवेशित की गई हैं, यदि n बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं तो इस बूंद का विभव होगा, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि ये समान प्रकार की छोटी बूंद है, तो छोटी बूंदों की जो पहले त्रिज्या थी वो थी स्मॉल r, और V वोल्ट तक आवेशित कर दी गई, और n बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बना दी, तो बड़ी बूंद की जो त्रिज्या हो गई वो हो गई कैपिटल R, ठीक है। तो n छोटी बूंदों ने एक बड़ी बूंद बनाई है, इसका मतलब है जो छोटी बूंद का आयतन होगा वो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा। और n बूंदों को मिलकर बड़ी बूंद बनी है, तो बड़ी का क्या था, कैपिटल R था, ठीक है। तो ये वाली, तो ये n बूंदे इसके एक बूंद के बराबर हो गई, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या डिराइव किया, r इक्वल्स टू n की पावर 1/3 r आ गया, ठीक है। अब दोनों के वोल्टेज का जो क्या बोलते हैं अनुपात होगा, वो क्या होगा, v डैश, मतलब v डैश दूसरा वाला पहला वाला है और v नया वाला है, ठीक है। v डैश बाद वाला वोल्टेज है और v क्या है, पहले वाला वोल्टेज है, ठीक है। तो q डैश c अपॉन q, ये हमने फॉर्मूला देखा था, ठीक है। उसके बाद nq अपॉन q हो गया, ठीक है, यहाँ से ले आए हम, क्योंकि q क्या है, बाद वाला जो आवेश है, q मतलब आवेश, ठीक है। तो बाद वाला आवेश n टाइम हो गया, ठीक है, तो ऊपर nq रख दिया और नीचे q रख दिया, ठीक है। और इसके बाद ये दोनों की जगह q अपॉन q डैश, तो ये क्या हो गया, स्मॉल r अपॉन n की पावर 1/3, नीचे कैपिटल R आएगा, तो n की पावर 1/3 स्मॉल r आ गया। और इससे अगर हम डिराइव करेंगे तो जो फाइनल हमारा वोल्टेज आएगा वो कितना आ जाएगा, n की पावर 2/3 मल्टीप्लाई v, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया n, आंसर इसका हमारा हो गया a, ठीक है, n की पावर 2/3 v हो गया, ठीक है। जो आर्ट के स्टूडेंट्स हैं उनको इस तरह की बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर उनको बैकग्राउंड क्लियर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इतना कम टाइम रहता है और आप पूरी थ्योरी अगर एनालिसिस करने बैठ गए, क्योंकि ये बहुत डेप्थ वाला क्वेश्चन है, मतलब इसका डिफिकल्टी लेवल देखेंगे तो आप ये डी में जाएगा, ठीक है। तो बेटर है कि आर्ट्स वाले अगर इतने डिफिकल्ट आ जाते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन तो उनको स्किप करके ही आगे बढ़ जाए, और साइंस के उनको बैकग्राउंड का आइडिया रहता है तो वो ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं,
तो ट्रांसफार्मर हमने देखा दो तरह के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन, ठीक है। तो क्या करते हैं, एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए। टू स्टेप अप, इसमें सी होगा, टू स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी वोल्टेज, इसमें सी होगा इंग्लिश वाले में, ठीक है। तो स्टेप अप का हिंदी मतलब क्या होता है, उपचयन, और स्टेप डाउन का क्या होता है, अपचयन, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब है एप्लियंस एंड देयर पावर कंजम्पशन। तो हमारे घरों में जो हम यूज करते हैं चीजें, उनका कितना कितना पावर कंजम्पशन वो करती हैं। तो आप एक आइडिया ले लीजिए कि एलईडी बल्ब जैसे 7 वाट करती है, ठीक है। एयर कूलर जो होता है, जो घरों में कूलर होता है, वो 65 वाट 65 वाट करता है। लैपटॉप 50 वाट के अप्रोक्सीमेट, लैपटॉप कंप्यूटर। और वॉल फैन जो होता है वो 45 वाट 50 वाट अप्रोक्सीमेटली लीजिए। एलईडी टीवी जो होती है वो 20 वाट। राइस कुकर जो होता है 200 वाट, ठीक है। कलर टीवी जो होती है वो 150 वाट। तो देखा आपने एलईडी का डिफरेंस क्या होता है, एलईडी टीवी तो 20 वाट कर रही है, पर जो कलर टीवी नॉर्मल वाली रहती है वो 150 वाट कर रही है, ठीक है। तो एलईडी का ये बेनिफिट रहता है कि पावर कंजम्पशन कम करते हैं। फ्रिज अप्रोक्सीमेट 150 वाट रहता है। एयर फ्रायर, ठीक है, एयर फ्रायर कितना 1500 वाट। इन्वर्टेड एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर कितना 1300 वाट। ये तो इन्वर्टर वाली है, और नॉर्मल तो और भी ज़्यादा, ठीक है। तो 1500 वाट, या अगर और कैपेसिटी है तो 2000 वाट तक, ठीक है। एयर ब्लोअर 1000 वाट, ठीक है, उस पर लिखा भी रहता है एयर ब्लो ड्रायर पे। अब देखिए निम्न में से कौन विद्युत खपत के बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है। तो 4 चीजें दे रखी हैं इसमें। तो टीवी की तो अप्रोक्सीमेट आप ले लीजिए 100, ठीक है। पंखे की ले लीजिए 80, ठीक है। विद्युत प्रेस की ले लीजिए 1000, ठीक है। और इलेक्ट्रिक केटल की, अभी एयर फ्रायर देखा तो वैसे ही होता है, तो 1500 अप्रोक्सीमेट। अगर हम ऐसे देखेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे कम पंखा हो जाएगा, पंखा, ठीक है। उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा टीवी। उससे फिर ज़्यादा हो जाएगा 1000 वाला क्या था, प्रेस, ठीक है। और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या आ गया, केटल, ठीक है, केटल। तो आंसर हमारा हो गया सी, पंखा, टीवी, विद्युत प्रेस और इलेक्ट्रिक केटल, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा टॉपिक है, सोलर सेल, ठीक है। सोलर सेल क्या होते हैं, सोलर सेल फोटोवोल्टेइक सेल होते हैं। इस तरह से आपने घरों के ऊपर पैनल्स लगे हुए देखे होंगे, इसमें कई कई ये छोटे छोटे लगे रहते हैं। जैसे एक पैनल अगर आप ले लो, ठीक है, तो इसमें कई छोटे छोटे से सेल्स लगे रहते हैं, ग्रिड जैसे, ठीक है। तो सोलर सेल क्या होते हैं, सोलर एनर्जी को, सौर ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करते हैं, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। या इनको फोटोवोल्टेइक सेल भी बोलते हैं, ये आप याद रखिएगा। सोलर सेल को क्या किस नाम से जाता है, फोटो। फोटो क्या है, फोटो को एक्चुअली जैसे हमने लेक्चर 2 में पढ़ा था ना, अलग अलग नाम थे, हाइड्रो और पायरो वगैरह, उसी तरह से फोटो का मतलब ग्रीक में होता है प्रकाश, ठीक है। तो फोटोवोल्टेइक सेल क्या होते हैं, प्रकाश को हीट विद्युत में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। मोबाइल चार्जर होता है, मोबाइल चार्जर क्या होता है, एक अपचयी ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, ए स्टेप डाउन, ठीक है। जो कम बिजली, ज्यादा बिजली फ्लो हो रही होती है उसे कम बिजली में कन्वर्ट करके हमारे मोबाइल को चार्ज करता है, ठीक है, क्योंकि मोबाइल को कम बिजली चाहिए रहती है। तो स्टेप डाउन कर देता है वो एक तरह से बिजली को, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। अब है क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाली, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी, और डीसी दिष्ट धारा का मतलब डीसी, ठीक है। तो क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं रेक्टिफायर, ठीक है। ये आप लर्न कर लीजिएगा, ये लर्न करने वाली चीज है, तो लर्न कर लीजिएगा। रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है, रेक्टिफाई का मतलब होता है चेंज कर देना, सुधार कर देना, ठीक है। तो ये क्या रेक्टिफाई कर रहा है, ये रेक्टिफाई कर रहा है एसी को डीसी में रेक्टिफाई कर दे रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। तो अभी हमने देखा प्रकाश वोल्टीय, ठीक है, या फोटोवोल्टेइक भी जिनको बोलते हैं, कौन से होते हैं, सोलर सेल होते हैं, ठीक है, सौर सेल। फिर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है।
तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, फोटोवोल्टिक सेल, सोलर पैनल हमने देखे थे, तो क्या हो गया आंसर, बी हो गया इसका, ठीक है, बाई फोटोवोल्टिक सेल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है। तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्यों होता है, हम सभी को पता है कि अर्थ के क्रोड में क्या है, पिघला हुआ लोहा है, ठीक है, मेल्टेड आयरन है। उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर करंट्स जनरेट होती है, ठीक है, कन्वेंशन करंट जनरेट होती है अर्थ के क्रोड के अंदर, इनर कोर में, और उसकी वजह से क्या होता है, अर्थ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। तो क्या हो गया इसका, भूक्रोड के अंदर की चक्रक धाराएं, ठीक है, भूक्रोड के अंदर जो चक्रक धाराएं हैं उनकी वजह से आंसर ए हो गया। क्लियर है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है चालकता, या जिसे कंडक्टिविटी भी कहते हैं, ठीक है। चालकता क्या होती है, चालकता होती है किसी भी चीज के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लो या हीट फ्लो करने की जो क्षमता होती है उसे चालकता कहते हैं, ठीक है। अगर उसने हीट फ्लो या इलेक्ट्रिक फ्लो कर दी तो वो क्या हो गया, वो हो गया कंडक्टर, ठीक है, या जिसे सुचालक कहते हैं। और कंडक्टर को इंग्लिश में बोलते हैं सुचालक, ठीक है, हिंदी में, सॉरी। और नॉन कंडक्टर को क्या बोलते हैं, कुचालक, ठीक है। तो सुचालक क्या करता है, अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, एग्जाम्पल सुचालक के हैं सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन। अब देखिए ये जो ऑर्डर लिखा है ना, इसे आप ऊपर से नीचे इसी ऑर्डर में लर्न कर लीजिएगा। इसमें से जो सिल्वर है वो सबसे ज्यादा कंडक्टर प्रॉपर्टी है, ठीक है, सबसे ज्यादा सुचालक है। तो सबसे ज्यादा सिल्वर, उसके बाद कॉपर, उसके बाद गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन, ठीक है, ये वाला आप ऑर्डर याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है नॉन कंडक्टर, ठीक है। तो नॉन कंडक्टर को हिंदी में बोलते हैं कुचालक। कुचालक का मतलब जो अपने अंदर से हीट या एनर्जी को, हीट को या इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देता, ठीक है। कौन कौन होता है, रबर, प्लास्टिक, लकड़ी वगैरह, ये सब क्या होते हैं, ये कुचालक के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। ये आप याद कर रखिएगा ये चीज। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, सर्वोत्तम, सबसे अच्छा, तो कौन है। अभी हमने देखा सबसे ऊपर कौन आ रहा था, सिल्वर आ रहा था नंबर 1 पे, ठीक है। तो सबसे अच्छा सिल्वर है, तो आंसर इसका क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है, सॉरी, इसका ए हो गया, इंग्लिश में ए है सिल्वर, ठीक है। फिर है क्वेश्चन, कथन है, तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है, ठीक है, सही है ये, ठीक है, तांबे की छड़ों को से बनाया जाता है। लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता। तो बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीजन जो लोहा होता है उसे अगर हम घर की छतों पे लगा देते हैं तो वो जंग खा जाता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। पर जो तांबा है वो इतनी जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता, ठीक है। और हमने इधर देखा है इस चार्ट में, ठीक है, कॉपर क्या है, वो आयरन से ज्यादा सुचालक है, ठीक है, नीचे से ऊपर सुचालकता बढ़ रही थी ना, तो आयरन की अपेक्षा कॉपर ज्यादा सुचालक है, इसलिए होता है। तो इसमें दोनों ही सही हो गए, और ए जो आर है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन भी हो गया, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा, ए हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो अच्छा टॉपिक आता है वो आता है सुपर कंडक्टिविटी, या जिसे बोलते हैं अति चालकता, ठीक है। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, सुपर कंडक्टिविटी होती है it is a phenomenon of exactly zero electrical resistance and repulsion of magnetic flux field occurring in certain material called superconduction when cooled below the critical temperature। तो ऐसे भी परिस्थितियां मतलब साइंटिस्ट बना देते हैं या आविष्कार कर देते हैं, ये तो ऐसी भी चीजें अवेलेबल हैं जिनकी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जीरो होता है, ठीक है। और जो टेम्परेचर होता है जिस पर रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है, मेटल का। तो साइंटिस्ट बना देते हैं ऐसे सेमीकंडक्टर्स को कि क्या उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो जीरो हो जाती है, ठीक है। और जब उसकी रेजिस्टिविटी जिस टेम्परेचर पर जीरो हुई उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलेंगे। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट चीज याद रखने वाली है वो ये है कि साइंटिस्ट ने अक्टूबर 2020 में, ठीक है, एक सुपर कंडक्टर बनाया था। कैसे बनाया था वो, हाइड्रोजन, कार्बन और सल्फर को मिलाकर बनाया था, ठीक है। और ये जो पेपर है वो मैगजीन, एक नेचर करके मैगजीन आती है, उसमें ये रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था।
और जो मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन किया था, ठीक है, उस प्रोसेस में जो मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन किया था सुपरकंडक्टर ने, वो कितना था? 288 केल्विन था। ये चीज आप याद रखिएगा कि अब तक का सुपरकंडक्टर द्वारा अटेन किया गया हाईएस्ट टेम्परेचर 288 केल्विन है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अक्टूबर 2020 में 288 केल्विन के शोध पत्रिका नेचर में ये पेपर प्रकाशित हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर बेसिस। ये आप डिटेल पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो? ठीक है, तो अतिचालकता सामान्य तापमान पर हो सकती है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है अतिचालक की, सुपरकंडक्टर की। इसलिए उसका बेस्ट यूज कब होता है? जब हम उसे नॉर्मल टेम्परेचर पर यूज करें, ठीक है, नहीं तो वो अपनी प्रॉपर्टीज खो देगा। तो एट रूम टेम्परेचर हो गया इसका आंसर। फिर है किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम तापमान होता है, तो ताप होता है। तो अभी हमने देखा कि नेचर मैगजीन में पेपर पब्लिश हुआ था और सुपरकंडक्टर ने कितना अचीव करा था? 288 केल्विन अचीव करा था, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं है इसका, तो अप्रोक्सीमेटली अगर आपको लगाना ही है तो 300 केल्विन पे आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। द हाईएस्ट टेम्परेचर अटेन्ड बाय सुपरकंडक्टर इज, तो एक्चुअल आंसर इज 288 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है, कौन सा है? ये याद कर लीजिएगा, नव आविष्कृत, अभी साइंटिस्ट ने नया बनाया होगा शायद, 2000 का ये है क्वेश्चन। तो सिरेमिक ऑक्साइड, ठीक है, सिरेमिक ऑक्साइड जो है वो सुपरकंडक्टर है, न्यूली डिस्कवर्ड। आंसर इसका हो गया सिरेमिक ऑक्साइड। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर, तो देखिए प्रतिरोध घट जाएगा, ठीक है, तो घट जाएगा सेमीकंडक्टर का, इसलिए उसको क्या करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे ही यूज किया जाता है। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण भाग है? तो जो ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं उसमें क्या बोलते हैं, जो मेनली यूज किया जाता है वो एक सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर कौन सा होता है? जर्मेनियम, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं ऊपर बताना भूल गई थी, कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनके ये कुछ एग्जांपल्स है, ये चारों आप लर्न कर लीजिएगा। पहला होता है जर्मेनियम, दूसरा है सेलेनियम, तीसरा है सिलिकॉन, चौथा है कार्बन, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर है जो ज्यादातर चीजों में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप एक बार लर्न कर लीजिएगा चारों के नाम। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है तो सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन क्या होता है? सेमीकंडक्टर होता है, अभी हमने ऊपर देखा, ठीक है, सिलिकॉन का यूज किया जाता है। फिर है, निम्न में से कौन से अर्धचालक हैं? तो अभी हमने देखे 4 एग्जांपल अर्धचालक के, कौन कौन से? सिलिकॉन, इनमें से कौन कौन से होंगे? सिलिकॉन होगा और जर्मेनियम होगा, ठीक है। क्वार्ट्ज और सेरेमिक्स जो है वो अर्धचालक नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? 1 और 4, तो आंसर इसका हो गया सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? तो बताइए, प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक तो कुचालक है, एल्यूमिनियम सुचालक है, लकड़ी कुचालक हो गई, तो जर्मेनियम बचा, तो जर्मेनियम क्या है? अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है, ठीक है। इसी के साथ मैं आज की क्लास खत्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।